हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम सोशियोलॉजी का 2022 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन सोशियोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है हमने प्रीवियस ईयर में इसको सॉल्व किया है 2020 में, तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया है 2020 में, तो आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन, जिसमें फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन हमें बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के ऊपर। ये क्वेश्चन हमने 2019 में एमपीएमएसयू में सॉल्व किया है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कास्ट एंड क्लास। ये क्वेश्चन हमने 2019 में सॉल्व किया है, तो आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। इसके ऊपर हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन बताना है इन दोनों में। तो हम कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन के ऊपर डिफरेंस बिटवीन बता रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट रहने वाला है कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट बिटवीन पर्सन एंड ग्रुप। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किसके बीच में होता है, पर्सन के बीच में होता है और ग्रुप्स के बीच में होता है, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हम पहले समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, इमोशनल पेनफुल स्टेट होती है जिसमें हमें टू गोल्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, उसमें से टू गोल्स में हमें किसी एक गोल को अचीव करना है या फिर एक चीज़ को चूज करना, दो चीज़ों में से वो क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका फर्स्ट पॉइंट होता है कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन पर्सन एंड ग्रुप। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है, किस किस के बीच में होता है, पर्सन के बीच में होता है और ग्रुप्स के बीच में होता है। फिर हम देख लेते हैं इन कॉम्पिटिशन कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज इन नॉट असेंशियल। जो कॉम्पिटिशन होता है वो इसमें पार्टीज की ज़रूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट इज द कॉन्शियस एक्टिविटी। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है, कॉन्शियस एक्टिविटी होती है। फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन मे एंड मे नॉट नो बी कॉन्शियस एक्टिविटी। जो कॉम्पिटिशन होता है वो कॉन्शियस एक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट इज एन इंटरमीडिएट प्रोसेस और कंपटीशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इंटरमीडिएट प्रोसेस होती है, मतलब अगर कोई भी ग्रुप वहाँ पे सोशल ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है या फिर कोई गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या हो रहे हैं, वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, तो वो उसमें क्या करेंगे, इन बिटवीन वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में आएगा और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर लिया जाएगा। लेकिन जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, मतलब ये चलते ही रहता है निरंतर। नेक्स्ट आ जाता है इन कॉन्फ्लिक्ट आइदर वायलेंस एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस इज एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट या तो वायलेंस भी हो सकता है, थ्रेड हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का एंटी सोशल बिहेवियर्स हो सकते हैं जो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करते हैं। फिर हम देख लेते हैं कंपटीशन डज नॉट इन्वॉल्व वायलेंस जनरली। जो कंपटीशन होते हैं उनमें जनरली वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट इज रिगार्ड्स सोशल नॉर्मल्स एंड रेगुलेशंस। जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके क्या होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। कंपटीशन इज एन अकॉर्डेंस विद द सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। जो कंपटीशन होता है उसमें सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व पर्सन। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और कंपटीशन में जो पर्सन होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ये इनपर्सनल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है सोसाइटी और कम्युनिटी। ये क्वेश्चन हमने 2019 में सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेजर अर्बन प्रॉब्लम, एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें एक्सप्लेन करना है, उनके नाम हमें एनलिस्ट करने हैं और किसी एक अर्बन प्रॉब्लम को हमें डिटेल में समझाना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स है जो अर्बन एरिया में, सिटीज़ में क्या होती है, क्रिएट होती है। तो फर्स्ट आ जाती है ओवर पॉपुलेशन, नेक्स्ट है ट्रैफिक कंजेशन, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग शॉर्टेज, पोल्यूशन, एयर वाटर नॉइज, वेस्ट मैनेजमेंट इशूज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम एंड सेफ्टी कंसर्न, स्लम डेवलपमेंट और इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये सब क्या है, मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स हैं जो अर्बन हमें सिटीज़ में देखने को मिलती है। ओवर क्राउडिंग मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। पर स्क्वायर फीट जितने पर्सन्स रहने चाहिए उससे, पर स्क्वायर फीट जो कैपिटा होता है उससे जो पॉपुलेशन है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी।
फिर ट्रैफिक कंजेशन रहेगा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे ट्रैफिक भी होगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उतना अच्छा नहीं होगा और जॉब के जो सोर्सेस है वो कम हो जाएंगे और जो पर्सन्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट के वहाँ पे शिकार रहेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हाउसिंग शॉर्टेज, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है पर स्क्वायर फीट जितना पर्सन्स रहना चाहिए उससे ज़्यादा पर्सन रह रहे हैं तो वहाँ पे जो हाउसिंग है उसकी शॉर्टेज देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉल्यूशन, एयर, वाटर एंड नॉइस। जैसे हम देख रहे हैं अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ही क्या हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वेस्ट का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्राइम बढ़ेगा और सेफ्टी कंसर्न में वहाँ पे हमें इशूज़ आएंगे। फिर आ जाता है स्लम डेवलपमेंट, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी है, वो क्या करेगी, स्लम एरिया में रहने लगेगी। और फिर ट्रांसपोर्ट, जो इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये सब क्या थे हमारे अर्बन के, जो अर्बन प्रॉब्लम है, मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स थी, जिसमें हम देख लेते हैं डिटेल हमें बताना है। हाउसिंग शॉर्टेज का हम डिटेल यहाँ पे ले रहे हैं, हमें एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला गया है, तो हम देख लेते हैं। हाउसिंग शॉर्टेज इज़ द वन ऑफ द मोस्ट possible problem in urban area as cities grow rapidly due to the migration from rural area. The demand for affordable housing increase, however the supply often lags behind, leading to overcrowding, increased rent and the development of slum or informal settlement. तो जो शॉर्टेज है, हाउसिंग का शॉर्टेज है, वो किसके कारण हो रहा है, जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो रही है, कहाँ पे, सिटीज़ में शिफ्ट हो रही है, उनका माइग्रेशन हो रहा है, सिटीज़ में जाके वो रह रही है वहाँ पे, और किस लिए जा रही है, या तो एजुकेशन के लिए या फिर इकोनॉमिक वो लेने के लिए, जॉब करने के लिए, ऐसे बहुत सारे पर्पस हैं जिसके कारण वह सिटीज़ में जाके रह रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाउसिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और बहुत सारी ऐसी मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। फिर हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं हाउसिंग प्रॉब्लम के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, अर्बनाइजेशन, मतलब अगर जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जैसे ही जो अर्बन एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो जो पॉपुलेशन है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहाँ जाके शिफ्ट होगी, अर्बन एरिया में शिफ्ट होगी। तो जिससे क्या होगा, अगर अर्बनाइजेशन होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और फिर उससे क्या होगा, हाउसिंग का कमी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हाई कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे हाई कॉस्ट हो जाता है कंस्ट्रक्शन का और लैंड्स का, इसके कारण भी क्या होती है, हाउसिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पुअर इनकम लेवल एमंग माइग्रेंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनएडिक्वेट गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स, अगर पुअर इनकम है, जो माइग्रेशन करके जो पीपल्स वहाँ पे जाके रह रहे हैं, उनकी इनकम कम है, तो उस टाइम में भी हमें क्या देखने को मिलती है, हाउसिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है ग्रोथ ऑफ स्लम विथ पुअर सैनिटेशन एंड नो बेसिक सर्विसेज। स्लम की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, सैनिटेशन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, पुअर सैनिटेशन है और किसी भी प्रकार की बेसिक सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन होमलेसनेस, जो वहाँ के अर्बन एरिया में जो पीपल रह रहे हैं, जो माइग्रेशन करके गए हैं, वो रेंट पे वहाँ पे रह रहे हैं, तो इसके कारण जो उनकी होमलेसनेस है वहाँ पे होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ इशूज़ ड्यू टू द ओवर क्राउडिंग एंड पुअर लिविंग कंडीशन। हेल्थ इशूज़ भी यहाँ पे डेवलप होंगे, अगर ओवर क्राउडिंग में अगर पर्सन रह रहा है, ओवर क्राउडिंग में जा रहा है, स्लम एरिया में रह रहा है, तो वहाँ पे उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, इनका भी क्या होगा, इनसफिशियंट यूज़ यहाँ पे होने लगेगा, इनकी कमी हो जाएगी। फिर हम देख लेते हैं क्या क्या इसके सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, जैसे शॉर्टेज को हम कम कर सकते हैं हाउसिंग के, सॉल्यूशन ऑफ हाउसिंग शॉर्टेज। फर्स्ट आ जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट अफोर्डेबल रहेगा, अगर कम इनकम में भी जो पर्सन्स है, जो माइग्रेशन करके वहाँ पे गए हुए हैं, उनको अगर कम पैसे में हाउस मिलेगा तो वह अच्छी फैसिलिटीज़ में हाउस में वहाँ पे लेके रहेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्लम रीडेवलपमेंट, जिसमें रीडेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे सैनिटेशन वगैरह मेंटेन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई वगैरह वहाँ पे होनी चाहिए उनको प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके बीच में पार्टनरशिप होना चाहिए, जिससे हेल्थ इश्यूज़ भी हमारे कम होंगे और हेल्थ में भी कम अफोर्डेबल मात्रा में हमें हेल्थ केयर हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रेंटल हाउसिंग स्कीम। रेंटल हाउसिंग स्कीम भी हमें क्या कर सकती है, हाउसिंग शॉर्टेज को कम कर सकती है। अगर कम इकोनॉमिक में, कम पैसे में अगर रेंट से अगर अच्छा घर मिल रहा है तो वह पर्सन कम पैसे वाला और अच्छे घर में रहने के लिए एग्री होंगे और वहाँ पे हमें हाउसिंग की प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो हाउसिंग एंड हाई डेंसिटी डिज़ाइन। माइक्रो हाउसिंग और हाई डेंसिटी मतलब कम जगह में हम कितना क्वालिटी वाला हम हाउस बना सकते हैं और किस तरीके से हम हाउसिंग की प्रॉब्लम को यहाँ पे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट के द्वारा भी मल्टीज़ वगैरह बनाई जाती हैं और उनको फिर कम पैसे में जो वहाँ के लोग हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके द्वारा लोगों को हाउस प्रोवाइड किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फोर्थ का भी है एनलिस्ट टाइप ऑफ फैमिली। हमें यहाँ पे जो फैमिली के टाइप्स हैं हमको वहाँ पे एनलिस्ट करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रकार की फैमिलीज होती हैं। फर्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, चाइल्डलेस फैमिली होती है, स्टेप फैमिली होती है जिसको हम वेंडेड फैमिली भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रैंड पेरेंट फैमिली होती है, एडॉप्टेड फैमिली होती है और फोस्टर फैमिली होती है। इन सब फैमिलीज़ को हम अब इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल हम पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट फैमिली रहने वाली है न्यूक्लियर फैमिली। इसमें क्या जाएगा, ये फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स, मदर एंड फादर एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, जो फैमिली होती है उसमें 2 पेरेंट्स रहते हैं, मदर और फादर, और उनके यहाँ पे बच्चे रहते हैं। मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली है वो क्या होती है, एक स्मॉल फैमिली होती है और इसको ही हम मॉडर्न फैमिली के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या आ जाता है, ए फैमिली वेयर मल्टीपल जनरेशन लिव टुगेदर सच ए ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंटी एंड कजिन्स। तो जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं और उनके अंकल आंटी रहते हैं और अंकल आंटी के भी बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या रहती है, बहुत बड़ी एक फैमिली हो जाती है। जो जॉइंट फैमिली है वो अब न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते जा रही हैं धीरे धीरे करके। अब हमारा नेक्स्ट फैमिली का टाइप्स में आ जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। इसमें आ जाता है ए फैमिली विद अ 1 पेरेंट रिसाइडिंग 1 एंड मोर चिल्ड्रन ड्यू टू द डिवोर्स्ड, सेपरेशन, डेथ एंड चॉइसेस। सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या रहेगा, इसमें एक ही पेरेंट्स रहेंगे, या तो मदर रहेगी या फिर फादर रहेंगे, और एक पेरेंट्स का इसमें लॉस हो जाता है अगर, या तो डाइवोर्स हो जाता है या फिर उनकी चॉइसेस रहती हैं अलग अलग रहने की, या सेपरेशन हो जाता है उनके बीच में, जिसके कारण सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट्स क्या करता है, बच्चों को उनके संभालता है और उनका पालन पोषण यहाँ पे करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट फैमिली में टाइप्स में आ जाता है चाइल्डलेस फैमिली। ए कपल लिविंग टुगेदर विदाउट चिल्ड्रन आइदर बाय चॉइस एंड सर्कमस्टेंसेस। चाइल्डलेस फैमिली में बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पे बच्चे उनके नहीं रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप फैमिली। इसको ही हम बैंडेड फैमिली बोलते हैं। ए फैमिली वेयर वन बोथ पेरेंट्स हैव चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप एंड मे ऑल्सो हैव चिल्ड्रन टुगेदर। जो स्टेप फैमिली होती है, बैंडेड फैमिली होती है, उसमें क्या रहता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके प्रीवियस रिलेशनशिप के भी जो बच्चे होते हैं वो भी उनके ही साथ में रहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली। ग्रैंड पेरेंट्स रिसाइडिंग देयर ग्रैंड चिल्ड्रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन पेरेंट्स। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स ही उनके क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है एडॉप्टेड फैमिली। एडॉप्टेड फैमिली में क्या आ जाता है, ए फैमिली विद 1 एंड मोर एडॉप्टेड चिल्ड्रन। जो फैमिली होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, कपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और नेक्स्ट फैमिली के टाइप्स में आ जाता है फोस्टर फैमिली। इसमें आ जाएगा ए फैमिली दैट प्रोवाइड्स टेम्पररी केयर फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट लिव विथ देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। जो फोस्टर फैमिली होती है उसमें क्या रहते हैं, जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो है कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए या फिर टेम्पररी केयर उनको प्रोवाइड किया जाता है। टेम्पररी केयर के लिए वो है दूसरे पेरेंट्स के पास में उनको रखा जाता है। ये टाइप्स ऑफ फैमिली फिनिश होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फैमिली इन डिटेल। हमें यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके बारे में डिटेल में बताना है। तो हम देख लेते हैं। द इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली इज़ द यूनिवर्सल सोशल फिनोमेना इज़ द आल्सो
कॉल्ड मॉडर्न फैमिली। जो इंडिविजुअल की न्यूक्लियर फैमिली होती है वो क्या है, सोशल फिनोमिना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ए न्यूक्लियर फैमिली इज द वन विच कंसिस्ट ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें कौन कौन रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं और उनके वाइफ्स रहती है और बच्चे रहते हैं। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं न्यूक्लियर फैमिली के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है स्टेबल एनवायरनमेंट। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, स्टेबल होता है। बिहेवियरल स्टेबिलिटी होती है, ए सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी होती है, लर्निंग स्किल्स होती है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिजिकल इमोशनल सपोर्ट। ये सब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं न्यूक्लियर फैमिली के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है प्राइवेसी। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें उसके जो मेंबर्स होते हैं उसके बीच में प्राइवेसी रहती है। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे, तो उनके बीच में क्या रहेगी, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑटोनॉमी रहेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा, मतलब इकोनॉमिक, वो पैसा को उतना खर्च नहीं करेंगे और जहाँ पे करना है वही अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसे खर्च करेंगे, तो इस प्रकार से उनका फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है फोकस्ड पेरेंटिंग। जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर कैसी उनको पेरेंटिंग देना चाहिए बच्चों को, उस पर वो फोकस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए एनवायरनमेंट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटर कम्युनिकेशन। अगर बच्चे हस्बैंड वाइफ ही वहाँ पे फैमिली में हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो बेटर होगा, और उनके बीच में जो पेरेंट्स और चाइल्ड बॉन्ड है वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। फिर है फास्टर डिसीजन मेकिंग। उनके बीच में क्या होता है, वो डिसीजन को सेल्फ डिसीजन मेकिंग करते हैं और फास्ट किसी भी सिचुएशन के ऊपर अपना डिसीजन वहाँ पे जल्दी ले लेते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती है न्यूक्लियर फैमिली के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम। अगर वहाँ पे जो मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स कम हैं, तो उनके बीच में क्या रहेगा, सपोर्ट सिस्टम की कमी रहेगी। आइसोलेशन रहेगा, मेंबर्स कम रहेंगे तो वह आइसोलेशन में रहेंगे बच्चे वहाँ के। फिर आ जाएगा प्रेशर ऑन पेरेंट्स। पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। अगर वह वर्किंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके बच्चों को संभालने का प्रेशर या फिर उनको गुड पेरेंटिंग देने का प्रेशर उन पर बना रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस होते हैं वह सोशलाइज उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उनके बीच में क्या हो जाता है, इंट्रोवर्ड टाइप से वो बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है लेस कल्चरल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क ऑफ आइसोलेशन फॉर एल्डरली। वहाँ पे जो एल्डरली पीपल रहते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, आइसोलेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो अगर मेंबर्स कम है, फैमिली के मेंबर्स कम है, तो उनमें आइसोलेशन वहाँ पे बन जाएगा और वो सोशली ज़्यादा इंडल्स नहीं रहेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। जो पीपल हैं उनके बीच में इकोनॉमिक की भी कमी देखने को मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हमने एमपीएमएसयू 2020 में सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी हमने 2018 में सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। अब हम देख लेते हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फॉर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। वुमेन एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, पार्टिसिपेशन देती हैं अपने वेरियस सेक्टर्स में, वर्क परफॉर्मेंस करती हैं और वहाँ पे वेरियस सेक्टर्स में वो है जॉब करके अर्निंग्स करती हैं। इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। वो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर में अपना वर्क करती हैं, इंडस्ट्री में करती हैं और सर्विसेज करती हैं। ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें क्या करती हैं, वह कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में वो जॉब करती हैं और वहाँ से मनी अर्निंग करती हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट के। फर्स्ट आ जाता है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। अगर वह वर्क करेगी, अगर वह इकोनॉमिक खुद से पैसा कमाएगी तो जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे मिलेगी उसको। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फैमिली इनकम। वह अपनी जो खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है और फैमिली की ग्रोथ को भी वह बढ़ा सकती है अच्छी इनकम के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है एम्पावर्ड वुमेन सोशली एंड इकोनॉमिकली। हम वुमेन को यहाँ पे सोशली और इकोनॉमिकली हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस में आ जाता है इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन एंड फॉर्मल सेक्टर्स। जो एजुकेशन के फॉर्मल सेक्टर्स हैं उनमें हम पार्टिसिपेशन यहाँ पे वुमेन्स का बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइज ऑफ वुमेन्स इन लीडरशिप एंड
एंटरप्रेन्योरशिप, जो वुमेन्स होती हैं उसमें हम लीडरशिप क्वालिटी ला सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी हम उनमें ला सकते हैं जिससे वह एज अ लीडर रोल प्ले करेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल टू डाइवर्स प्रोफेशनल, जो ट्रेडिशनल रोल्स है उससे हमें वुमेन को कहाँ शिफ्ट करना है, प्रोफेशनल रोल्स में शिफ्ट करना है, जिससे वह इकोनॉमिक स्टेटस खुद का अच्छा कर सकती है और उसकी फैमिली का भी अच्छा कर सकती है। फिर हम देख लेते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो वर्किंग वुमेन फेस करती है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है जेंडर बेज गैप, डिस्क्रिमिनेशन, हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़। ये सब ऐसे चैलेंजेस हैं जिस जो वुमेन्स जो वर्किंग वुमेन होती है वो फेस करती है। जैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जैसे अगर उसी वर्क के लिए जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं उनको अलग अलग इनकम दी जाती है। अगर मेल है तो उसको सेम वर्क के लिए ज़्यादा पैसा दिया जाएगा और जो फीमेल है उसको सेम वर्क के लिए कम पैसा दिया जाएगा। हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसको उसके साथ में वर्क प्लेस में क्या होते हैं, हैरासमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाती है, उसको वर्किंग अगर वुमेन है तो उसको घर के अपने काम के साथ साथ में उसको जॉब करने के लिए भी बाहर सेक्टर्स में वर्क करने भी जाना पड़ेगा, तो उसको घर का काम भी कंपलसरी उसको करना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटी, वो है जब वर्किंग पे जाती है, जॉब पे जाती है अपनी, तो चाइल्ड केयर की उसके पास में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है वर्किंग वुमेन के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव ले रही है वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, जिसमें फर्स्ट आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट आ जाता है मैटरनिटी बेनिफिट्स दे रही है, सेटअप इंडियन स्कीम्स और स्किल इंडिया मिशन। ये सब ऐसे जो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट चला रही है वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। फिर हम इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या क्या हम सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वुमेन एम्प्लॉयमेंट को, जिसमें फर्स्ट आ जाता है एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट। वुमेन को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और स्किल डेवलप कर सकते हैं जिससे वह किसी भी वर्क एरिया में वर्क प्लेस में अपना वर्क अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। फिर आ जाएगा इक्वल पे, अगर मेल और फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, करने के लिए दिया जा रहा है, तो उनको जो पे रहेगा उनका क्या रहेगा, इक्वल रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेफ़ वर्क इन्वायरमेंट, उनका जो वर्क इन्वायरमेंट है सेफ़ होना चाहिए, जो फीमेल्स हैं उनके लिए सेफ़ होना चाहिए और उनको अच्छी सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन, उनके पास में फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शन रहने चाहिए जिससे वह आसानी से वर्क कर सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं उसमें हमें वुमेन्स को क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है जिससे हम वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं और वुमेन्स को हम एम्पावर्ड कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का डी, पंचायत सिस्टम। ये क्वेश्चन हमने MPMSU 2020 में सॉल्व कर लिया है, तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कल्चर। कल्चर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कल्चर इज़ द टोटली ऑफ ग्रुप वे ऑफ थॉट्स एक्शन ड्यूली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। जो कल्चर होता है वो क्या होते हैं, थॉट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं कम्युनिटीज़ के, जिसको क्या करते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये जो हमारी डेफिनेशन है किसने दी, AF वॉल्टर पाउ ने दी। फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कल्चर की। इसमें आ जाता है कल्चर इज़ द सम टोटल ऑफ मैंस एफर्ट to adjust himself, his environment and improve his modes of living। मैंस है उसके एफर्ट है, उसका एडजस्टमेंट है कि वह किस तरीके से खुद को जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से खुद को एडजस्ट कर रहा है और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को वह इंक्रीज कर रहा है। ये जो हमारी डेफिनेशन है वो किसने दी, कॉनिंग ने दी। फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कल्चर के। फर्स्ट आ जाएगा कल्चर इज़ द एक्वायर क्वालिटी। जो कल्चर होती है वो एक्वायर क्वालिटी होती है। यह बर्थ से कोई भी पर्सन कल्चर को लेके नहीं आता है, वह बर्थ के बाद में ही क्या करता है, उसको एक्वायर्ड करता है कि वह किस तरीके के कल्चर में यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा कल्चर इज सोशल नॉट इंडिविजुअल। जो कल्चर होता है वो सोशली होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। मतलब जो कल्चर होता है उसमें क्या होता है, सोशल नॉर्म्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, गाइडेंस होती हैं, वो सब क्या करते हैं, जो ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं वो सब वहाँ पे एक्वायर करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कल्चर हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडॉप्टेशन। जो कल्चर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक को जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कल्चर इज़ आइडियलिस्टिक। जो कल्चर होता है वो क्या होता है, आइडियलिस्टिक होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कल्चर इज़ कम्युनिकेशन फॉर वन जनरेशन टू अदर।
अदर नेक्स्ट जनरेशन। जो कल्चर होता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कल्चर फुलफिल सम नीड्स। जो कल्चर होता है वो हमारी कुछ नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। नेक्स्ट आ जाता है कल्चर हैज़ द क्वालिटी ऑफ बिकमिंग इंटीग्रेशन। नेचर ऑफ कल्चर, हम इसके नेचर देख लेते हैं कि क्या क्या नेचर्स होते हैं कल्चर के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है कल्चर इज़ द एक्वायर्ड क्वालिटी। कल्चर क्या होती है, एक्वायर्ड क्वालिटी होती है। कल्चर इज़ डायनेमिक, मतलब चेंजेबल होता है। फिर कल्चर इज सोशल नॉट इंडिविजुअल, सोशली होता है। कल्चर क्या होता है, सोशल होता है, नॉट इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कल्चर फुलफिल सोशल नीड्स। कल्चर क्या करता है, हमारी कुछ नीड्स को फुलफिल करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कल्चर इज कम्युनिकेटिव फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। कम्युनिकेट होता है, मतलब जो कल्चर होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कम्युनिकेट होता है, ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज इज़ अ चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर। जो लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, कल्चर को ट्रांसफ़र करने में मेन रोल प्ले करती है, एक व्हीकल की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट आ जाता है कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर सोसाइटी का अपना अपना एक अलग कल्चर होता है जिसको वहाँ के लोग फॉलो करते हैं। फिर हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कल्चर। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कल्चर को अफेक्ट करते हैं, जिसमें आ जाता है टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी तो उससे भी क्या करेगा, जो हमारा कल्चर है वो है चेंज हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा। फिर आ जाएगा माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर माइग्रेशन में क्या रहेगा, रूरल पॉपुलेशन से लोग क्या करते हैं, अर्बन पॉपुलेशन में माइग्रेट होके जाते हैं और वहाँ का कल्चर वो अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी। अगर डिफरेंट कम्युनिटी में इंटरेक्शन हो रहा है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो कल्चर रहेगा वो क्या रहेगा, शेयर्ड कल्चर रहेगा। वह दूसरे कल्चर को भी, दूसरी सोसाइटी के भी कल्चर को क्या करने लगेंगे, अडॉप्ट करने लगेंगे। यहाँ पे हमारा 2022 का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।